हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। होना ज़रूरी है क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मेरा विद्यार्थी जीवन, अर्थात ये पाठ महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया है, आइए पाठ को पढ़कर जानें। और अध्याय का नाम हमारा जैसे कि पहला बताया गया है, मेरा विद्यार्थी जीवन। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित है। इसमें उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यह हम सब के लिए भी प्रेरणादायक है। तो हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना सदैव प्रकट करता रहता। सदैव यानी कि हमेशा। अर्थात महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षकों के प्रति मेरे मन में प्रेम भावना हमेशा बनी रहती थी। हर साल माता पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 15 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी मिली थी। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती थी। अपनी तरह से तो मुझे यह याद आता है कि मैं स्वयं को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता था। आश्चर्य यानी कि मुझे बहुत हैरानी होती थी। क्यों? परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उल्हाना देना पड़े, अर्थात वो मुझे डांट डपट करते अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो मेरे लिए असहनीय हो जाता। अर्थात गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि शिक्षक उसके विरुद्ध सोचे। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात पर तो दुख ना हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय सोराब जी, एदल जी, गिमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे, अर्थात डिसिप्लिन मेंटेन करते थे। अनुशासन प्रिय होना यानी कि अनुशासन में बंधे रहना। अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। मेरा खेल में जीना लगता था। अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी ना जाता था। अनजाने में मेरा झेपूपन भी एक कारण था। झेपूपन यानी कि झिझकना, किसी भी कार्य में आगे बढ़कर ना रहना। अब मैं देखता हूं कि व्यायाम की मेरी अरुचि भूल थी, अर्थात व्यायाम में रुचि ना लेना मेरी भूल थी। उस समय पर मेरे विचार कुछ इस प्रकार गलत थे कि व्यायाम का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान देना चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षा का। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में ना जाने से मुझे कोई नुकसान होना हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा, अर्थात पिताजी की सेवा करना। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य का अर्थ होता है बिल्कुल सही समय पर करना और करना ही करना है, तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा, यानी कि विघ्न पड़ने लगा। कैसे? मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों कर मुक्ति देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता ना चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया, अर्थात अनुपस्थित पाया। गैर हाजिर यानी कि अनुपस्थित पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था वही मैंने बतलाया।
उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक से याद नहीं कितना जुर्माना किया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं ये कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न सूझ रहा था। मन मसोच कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और तय किया कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ न कुछ स्मरण है कि अंत में वह जुर्माना माफ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर साहब को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत ना करने की भूल के लिए शायद सजा ना भोगनी पड़ी हो, परंतु एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं। यह कुबुद्धि यानी कि खराब बुद्धि, कुबुद्धि गलत बुद्धि मेरे मन में ना जाने कहां से आ गई, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। विलायत यानी कि विदेश जाने तक मेरे अंदर बनी रही, खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे। तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया, यानी कि मुझे बहुत शर्म महसूस हुई कि मेरा सुलेख कितना खराब है। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। उन्होंने माना कि सुलेख अच्छा ना होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी कब चढ़ सकती थी। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे फिर मैं आज तक ना सुधार सका। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखें और चेत जाएं कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए आलेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूं कि बच्चों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात ना थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी 4ठी कक्षा से शुरू होता था। 6ठी कक्षा में जाकर तो मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थीगण आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद कर लेते हैं वह उतने पर ही निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जा बैठा, अर्थात फारसी की कक्षा में जाकर मैं बैठ गया। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो तुम किसके लड़के हो। धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते? तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा यानी कि मुझे बहुत शर्म आई, लाज आई। मुझे शिक्षक के प्रेम की अवहेलना ना कर सका, अर्थात उन्हें ना कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह ना ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं संस्कृत अधिक ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना ना रहना चाहिए। अब तो मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष की उस शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाना नहीं चाहिए। यह विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो, तो ये भाषाएं भार ना मालूम होगी, बल्कि इनमें बड़ा रस आने लगेगा। फिर जो एक भाषा विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही उर्दू, फारसी और अरबी के लिए है। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। जो चीज शिक्षकों के पास से सहज ही मिलती थी वह ना मिली। फिर भी
वातावरण से कुछ ना कुछ धन प्रेरणा मिला करती है। यहाँ धन का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धन से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है, अर्थात अपनी आत्मा का ज्ञान। धर्म से अभिप्राय अपनी आत्मा को जानना, अपने आप को जानना। मैं अच्छी तरह से इस बात का अनुभव कर रहा हूं कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसीलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पठन ना हो सका। तो बच्चों, विद्यार्थी जीवन बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक होता है। इस जीवन को हमें सुखपूर्वक जीना चाहिए, आनंद के साथ जीना चाहिए, लेकिन परिश्रम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्यायाम को अपने जीवन का अंग अवश्य बनाएं और अपने सुलेख पर विशेष ध्यान दें। कहा गया है इस अध्याय में कि सुलेख अच्छा ना होना आपकी अच्छी शिक्षा की निशानी नहीं है। अर्थात समझा जाता है जिसका सुलेख अच्छा नहीं है वो शिक्षित पूरी तरह नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें विद्यार्थियों के लिए जो जो बात कही गई है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।